So we have been discussing um, pre-Restoration age poets for the last 15 days. Today, again, John Milton, will be discussed in this classroom. John Milton was a Puritan poet. Puritanism means pure form of religion. Puritans, Elizabethan age, Jacobean age, मेटाफिजिकल एज के बाद प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ लिटरेचर भी हम इसको कह सकते हैं। एलिजाबेथन एज में देयर वाज प्रॉस्पेरिटी इन इंग्लैंड। रिनेसां के बाद रिफॉर्मेशन का एक मूवमेंट हुआ, यानी उनका ध्यान अपने धर्म की कुछ खराबियों पर गया। जब भी हम एनलाइटेंड होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की खराबियों पर हमारी नज़र जाती है। ये सब देशों में होता है। जो भी एनलाइटनमेंट की एज होती है तो सबसे पहले वो खुद की तरफ देखते हैं, और जब अंधकार की एज होती है तब वो दूसरों की खराबी देखने लगते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा संघर्ष होता है। तो डार्क एजेस के टाइम में यूरोप में क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स की खराबियां देखनी शुरू की और मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस की खराबियां देखनी शुरू की और उनको दुरुस्त करने की, उनको ठीक करने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि धर्म युद्ध होते रहे साल दर साल दर साल, और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ना तो कोई रैशनलिज्म, ना कोई साइंटिफिक एटीट्यूड, न कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कुछ नहीं था। सुपरस्टिशंस थे, जादू टोने थे, एक दूसरे को जीत लेना यही सबसे बड़ी अचीवमेंट था। रेनेसां से पहले फिर रेनेसां हुआ, यानी रीअवेकनिंग आफ्टर ए लॉन्ग स्लम्बर ऑफ 1000 ईयर्स। और तब उन्होंने देखा कि हमारे our forefathers were so learned people in every field, whether it be science, philosophy, music, language, in every field they had excelled. And we, where are we? We are simply ignorant, not knowing anything, bent upon changing other people's minds, not changing ourselves' minds of ourselves. तब उन्होंने they tried to read as much as was possible, to explore the world, and they did explore the world. They explored different islands, countries, continents. They explored even different planets. And the thirst for knowledge did not stop here. They dived deep into the ocean and tried to explore the unfathomable depth of the ocean, the mysterious ocean. तो इस तरह से रेनेसां आया।
और रेनेसां के बाद उनका ध्यान गया कि हमारे रिलीजन में कुछ कमजोरियां आ गई हैं. देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स विच हैव टू बी रेक्टिफाइड. अपने रिलीजन की कमजोरी देखना बहुत बड़ी बात होती है. ये हमारे यहाँ भी रेनेसां के कुछ दौर आए और गए. तब हमने भी अपने अपने रिलीजन्स की कमजोरियाँ जो इकट्ठी हो जाती हैं सदियों में, उन पर हमारा ध्यान गया. हिंदुस्तान में भी, सभी देशों में होता है. तो हम बात करें वहाँ की. रिफॉर्मेशन हुआ एंड द क्रिश्चियन रिलीजन वाज डिवाइडेड into two sects, दो sects, Protestants and Catholics. इसमें क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई. इंग्लैंड में मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स की थी. दूसरे कंट्रीज़ लाइक आयरलैंड वगैरह में कैथोलिक्स की थी. अब इंग्लैंड में कुछ दिनों के लिए वापस फैनेटिसिज्म हुआ, नैरो माइंडेडनेस आई. उन्होंने शुरू किया माइनॉरिटीज़ को परेशान, यानी कैथोलिक्स को परेशान करना, टॉर्चर करना. कैथोलिक्स को बहुत उन्होंने परेशान किया. एंड क्वीन मैरी एक थी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा सीमा तक उसने टॉर्चर किया लोगों को, दूसरे सेक्ट्स के लोगों को. और देयर वाज ब्लडी वार्स एवरीवेयर. ये चलता रहा. एलिजाबेथ देन ascended the throne after Mary. Elizabeth was a wise queen. She was a tolerant lady. और उसने ये सब बंद कर दिया. जब भी समाज में, जब भी देश में सहिष्णुता आती है, शी वॉज ए टॉलरेंट वूमन. सहिष्णुता, जब भी सहिष्णुता आती है, प्रोग्रेस आती है, रैशनलिज्म आता है, ओपन माइंडेडनेस आती है, प्रोग्रेस होती है, इकोनॉमिक और दूसरी भी साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है. तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में बहुत प्रोग्रेस इंग्लैंड में हुई, बहुत डेवलपमेंट हुआ, खास करके इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए. तो उस टाइम शेक्सपियर जैसे लोग राइटर्स, बेकन, मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स, लिली वगैरह, ये राइटर्स बहुत अच्छा इन्होंने लिखा. और जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आती है तो हमारा दिमाग, क्योंकि प्रोग्रेस के साथ कई बार कुछ खराबियां भी आ जाती हैं, प्रोग्रेस के साथ करप्शन भी आता है, अनहिंडर्ड थर्स्ट फॉर, ग्रीड फॉर मनी भी आता है. और मनी के साथ फिर और इसके ट्रेंड में अलग अलग खराबियां, समाज में करप्शन आता है. तो एलिजाबेथन एज के बाद हम देखते हैं कि कुछ करप्शन का दौर, चाहे लिटरेचर में कहें, जब हम रिवेंज प्लेज या इंसेस्ट पर आधारित थीम्स पर प्लेज लिखे जाने लगे. शेक्सपियर वाज द कल्मिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी. शेक्सपियर से अच्छा कौन लिखे? देयर वाज नोबडी टू राइट बेटर देन शेक्सपियर. तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि कुछ ऐसी थीम्स पर लिखा जाए जिस पे शेक्सपियर ने नहीं लिखा. वही रास्ता बचता है. शेक्सपियर एक्सप्लोर्ड मैनी थीम्स, जैसे हिस्टोरिकल है, रिवेंज प्लेज भी लिखे हैं, जैसे हैमलेट है, जेलसी पर भी लिखा है. मतलब बहुत थीम्स उसने एक्सप्लोर कर ली. लेकिन बचा क्या? तो द प्लेराइट्स आफ्टर शेक्सपियर एक्सप्लोर्ड द थीम्स ऑफ इंसेस्ट. इंसेस्ट मतलब भाई बहन के प्यार, सेक्सुअल लव पर उन्होंने लिखना शुरू किया. क्या करें,
इस तरह दे करप्टेड द सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूटेड इन द करप्शन ऑफ द सोसाइटी। एक एक ले एक 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 प्रोटेस्ट का दबी हुई प्रोटेस्ट भी शुरू हो गई समाज में इस तरह से, मतलब इसके बाद जो थिएटर है वो बहुत करप्ट होने लगा, काफ़ी करप्ट होने लगा। मूवीज़ उस टाइम नहीं होती थी, थिएटर्स थे, तो थिएटर्स में जाने लायक माहौल नहीं रहा। दूसरे क्षेत्रों में भी, इन द अदर एरियाज, वही करप्शन, चाहे फैशनेबल सोसाइटी की बात हो, चाहे लोगों का मिलना जुलना, पहली बार समाज खुल रहा था तो द सोसाइटी डिड नॉट नो द बाउंड्रीज या फॉरगोट द बाउंड्रीज, ओपननेस बहुत ज़्यादा आने लगी। एक तरह से पेंडुलम की तरह हमारा समाज एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर चलता है, चाहे वो यूरोप का समाज हो इन जनरल, या इंग्लैंड का समाज हो इन पर्टिकुलर, या मुस्लिम वर्ल्ड हो या हिंदू सोसाइटी हो, कहीं भी आप देखेंगे, चाहे अमेरिकन सोसाइटी, कहीं भी देखेंगे कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर हमारा समाज घूमता है। अभी हम ईरान का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ईरान में आप समझते होंगे कि वहाँ पर हिजाब लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी सामाजिक कानून तोड़ता है तो बहुत कड़े कानून हैं, शायद समाज बहुत अच्छा चलता होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 60s से पहले, 1960s से पहले ईरान वॉज एन ओपन सोसाइटी। वहाँ लड़कियाँ जैसे किसी भी पश्चिम देश में लड़कियाँ होती वैसे रहती थी, टी शर्ट पहनना, जीन्स पहनना, बिल्कुल ओपन सोसाइटी थी, ओपन माइंडेड लोग थे। लेकिन वो एक एक्सट्रीम थी। फिर उसी देश की महिलाओं को लगा दिस इज़ टू मच, उन्होंने आंदोलन किया कि धार्मिक कानून लागू होने चाहिए, थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए हमारे ऊपर, खुद के ऊपर, ताकि हम लो अबाइडिंग, सोशल लो अबाइडिंग लोग बन सकें, रिलीजियस बन सकें। वी हैव गॉन फार अवे फ्रॉम रिलीजन, तो हमें रिलीजन की तरफ लौटना चाहिए। उन्होंने ही मांग की, उनकी मांग पर बहुत शरिया के कट्टर कानून वहाँ लागू हो गए और 60 साल, है ना, के करीब उन्होंने एनजीओ शुरू में बहुत अच्छा लगा कि देखो कितनी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन बाद में फिर उनको महसूस होने लगा बहुत सी वहाँ की महिलाओं को कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, कुछ सीखना, कुछ जानना, कुछ समझना, कुछ एक्सप्लोर करना, कोई किसी पहाड़ पे के ऐसे एवरेस्ट को जाना, ये सब दूसरे देशों की लड़कियां जा रही है, वहाँ की नहीं जा पा रही हैं, तो उनको महसूस हुआ, है ना, स्पेस में जाना या समुद्र की गहराइयों को नापना, साइंटिफिक रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, इन डिस्कवरीज करना, ये सब वो नहीं कर पा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि कंट्रोल हमारी विकास को रोकता है। तो अब उनका क्या आंदोलन है कि दे रिजेक्ट द हिजाब। अब वो हिजाब के खिलाफ वहाँ की महिलाएं, वही महिलाएं जिन्होंने हिजाब लाने के लिए आंदोलन किया था, वही महिलाएं अब हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। तो फिर वर्षों लगेंगे, संघर्ष होंगे, बहुत सारी लड़कियां जेलों में जाएंगी, मौत के मुंह में जाएंगी, बड़ी बड़ी सज़ाएं मिलेंगी, तब जाके फिर किसी जनरेशन में फिर ओपननेस आएंगी, फिर परेशान होंगी, फिर क्लोज सोसाइटी, ये चलता है। इंग्लैंड में भी ये आंदोलन हुआ कि बहुत ज़्यादा ओपननेस हो गई है प्रॉस्पेरिटी की वजह से। वी आर excessively, we have become liberal. Too open society is not good
for the welfare of the country. So they demanded religious state. They rejected monarchy. समझ गए आप? तो उन्होंने चार्ल्स II को फांसी पर, गिलोटीन पर चढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि अब धर्म राज्य क्रॉमवेल के लीडरशिप में, अब वहाँ पर ऑल द थिएटर्स वर क्लोज्ड। जब भी रिलीजियस स्टेट आता है तो मनोरंजन को वो नेगेटिव मानते हैं। कहीं भी रिलीजियस, जैसे तालिबान आया अफ़गानिस्तान में तो मूवी थिएटर्स वगैरह बंद कर दिए, गाना, लिखना, डांस करना, झूमना, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ऐसे ही इंग्लैंड में, ऐसे ही अमेरिका में भी हुआ था कि प्यूरिटन्स, अब आप सोच सकते हो अमेरिका में भी प्यूरिटन्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने बिल्कुल रिलीजियस स्टेट, लड़के लड़कियों का मिलना भी बंद, बात करना भी बंद, लड़कियों की एजुकेशन बंद, क्योंकि वो कॉलेज में जाएंगी तो बाई चांस मिल जाएंगी लड़कों से, तो क्या हो जाएगा, तो वो सब बंद। समाज, अमेरिकन सोसाइटी बहुत पीछे चली गई। जैसे तालिबान के कंट्रोल में अफ़गानिस्तानी सोसाइटी बहुत पीछे चली गई। ऐसे ही इंग्लैंड में भी जब कॉमनवेल्थ आया लोग परेशान होने। तो कॉमनवेल्थ का जो ग्रेट पोइट था, जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, वैसे तो पोइट्री वाज बैंड, खास करके भजन लिख लो देन ओके, बट इफ़ यू वांट टू अम्यूज योरसेल्फ थ्रू पोइट्री देन दे वुड फ्रॉन अपॉन इट। तो ऑल रिलीजियस गवर्नमेंट्स फ्रॉन अपॉन एंटरटेनमेंट। कोई भी एंटरटेनमेंट, चाहे टीवी से, कहानी से, ड्रामा से, म्यूज़िक से, फिल्म से, प्ले से, कहीं भी एंटरटेनमेंट करोगे तो वो मानेंगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। आपको जेल में, पोइट को जेल में डालेंगे और पढ़ने वाले को जेल में डालेंगे। बट मिल्टन रोट रिलीजियस पोइट्री, तो ही एंजॉयड दैट टाइम, बट विद इन 20 ईयर्स इंग्लैंड के लोग 20 ईयर्स के अंदर अंदर परेशान हो गए। क्रॉमवेल वॉज द लीडर, द किंग कह सकते हैं। When he died, to the English people said, no more Commonwealth. We want monarchy. We are okay with that. So they went to France. जो चार्ल्स II का लड़का था, उसको रिक्वेस्ट करके they restored him to the throne of England. तो फिर वो रेस्टोरेशन एज कहलाई। कुल मिला के हम अभी प्यूरिटन एज की बात कर रहे हैं, जिसमें मिल्टन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दैट एज। तो प्यूरिटन लोग जो थे, खास करके मिल्टन की बात करें तो वो ये मानता था, मिल्टन बिलीव्ड दैट गॉड हैड सीक्रेट प्लान्स फॉर एवरीबॉडी। गॉड मेक्स सीक्रेट प्लान्स। हमारे लिए गॉड ने प्लान्स बना रखे हैं। वी आवरसेल्व्स डोंट नो, बट ही नोज। द मेकर, द क्रिएटर knows his mysterious plans. तो जैसे कल मैंने आपको बताया कि 23rd बर्थडे को मिल्टन ने he felt कि he has simply wasted his time. उसको लगा that he had wasted his time. लेकिन in the sestet he says no, गॉड के प्लान्स कौन जाने, पता नहीं क्या उसने मेरे लिए सोचा है, और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अचीव द गोल्स सेट बाय माई क्रिएटर। इन टूडेज सोनेट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? When I consider how my light is spent, यानी on his blindness कह सकते हैं, on his blindness, यानी Milton became blind at the age of 52, very early. उस ज़माने में हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे। जनरली लोग बाग कैटरैक्ट की वजह से
उनको दिखना बंद हो जाता था 50 के बाद, किसी को 60 के बाद। जेनेटिक होता है, किसी को नहीं होता था, लेकिन ज़्यादातर हो जाते थे। आजकल तो ऑपरेशन होता है तो हम फिर वापस ठीक हो जाते हैं नॉर्मल, लेकिन उस टाइम ओल्ड एज का मतलब ब्लाइंड होना ही था। तो मिल्टन बिकेम ब्लाइंड सडनली। तो उसे लगा कि ही हैड ग्रेट प्लान्स अबाउट हिमसेल्फ। ही वॉज प्लानिंग टू राइट ग्रेट पोइट्री, ग्रेट एपिक्स, एंड ये सडनली ब्लाइंड होने का मतलब तो देयर इज ए क्लोज टू ऑल हिज प्लान्स। ही कैनॉट अचीव हिज गोल्स। अब क्या होगा? He was in a great anxiety. So this is a sonnet, as I told you. This sonnet is Petrarchan sonnet or Italian sonnet, or you may call it Miltonic sonnet, which is divided into two parts. The first 8 lines are called octave, and the last 6 lines are called sestet, S-E-S-T-E-T. Okay, clear? In the octave, there is problem, anxiety, tension. In the sestet, from the very first line, there is volta. Volta means change of thought. और sestet में कंसोलेशन है कि चलो ऊपर वाला जो भी चाहेगा मैं वो करूँगा, मैं क्यों चिंता करूँ, बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन हिज क्रिएटर. तो इन द sestet there is solution, resolution. Clear? The rhyme scheme of octave is A B B A. ए बी बी बी, जैसे हम है ना ए बी बी ए. जैसे हम इसका लास्ट वर्ड्स देखें हर लाइन का, स्पेंट, स्पेंट को हम ए मान लेते हैं, तो वाइड बिल्कुल अलग हो गया, तो हम इसको बी मान लेते हैं. अब हाइड किससे मैच कर रहा है? वाइड से, तो बी हो गया. और बेंट स्पेंट से मैच कर रहा है, तो ये ए हो गया. तो क्या हो गया? ए बी बी ए. प्रेजेंट चाइल्ड, प्रेजेंट किससे मैच कर रहा है? बेंट से, तो वापस ए हो गया. चाइल्ड किससे मैच कर रहा है? हाइड, वाइड, चाइल्ड, बी हो गया. डिनाइड अगेन बी हो गया, एंड प्रिवेंट ए हो गया. तो ए बी बी ए बी बी ए, ये राइम स्कीम ऑक्टेव की है. ये 2 क्वार्टरेन से मिलके एक ऑक्टेव बनता है. सेस्टेट में वेरिंग राइम स्कीम होती है ना? जैसे नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट और वेट, यहाँ वेरिंग है. 9th लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? आप देखिए, नीड से शुरू हो रही है. नीड, बेस्ट. नीड में हम सी कर देंगे, बेस्ट में डी कर देंगे, स्टेट ई हो गया, है ना? तो सी डी ई और सी डी और ई, सी डी ई सी डी ई, ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई, ये इसकी राइम स्कीम है. अब हम आते हैं पोएम पर. सो दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1655. द पोएम विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे on his 23rd birthday was composed in 1631, I think. So there is a wide gap, है ना? करीब 25 साल का गैप. और अचानक he became blind. Then he felt कि ओ हो 23rd बर्थडे को तो मैं सोच रहा था, मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन अब मैं 44, अब मैं 52 से भी ज़्यादा आगे निकल गया, और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया. मैं सोच तो रहा था मैं बहुत कुछ लिखूंगा. When I consider how my light is spent at half my days in this dark world and wide,
And that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve the way my Maker and present my true account, lest he returning chide. तो when I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी रोशनी चली गई, यूज हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, एर हाफ माई डेज, अभी तो मेरा आधा जीवन भी नहीं निकला, एर यानी बिफोर हाफ माई डेज, तो फिर मुझे लगता है कि जो टैलेंट ऊपर वाले ने मुझे दिया था, टू राइट, टू कंपोज ग्रेट पोएट्री, व्हाट हैज हैपन टू दैट टैलेंट? ये तो बहुत क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टैलेंट है। ऐसा भी नहीं कि 50 साल तक मैंने टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं है कि कम समय था। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मौत के बराबर था, लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे अंदर छिपा ही रह गया, यूजलेस। आई हैव नॉट यूज्ड इट प्रॉपरली। कोई 2-3 सोनेट्स लिख लेने से उसका तो प्रॉपर यूज नहीं हुआ। नाउ आई फील दैट आई हैव वेस्टेड माई टैलेंट। वेस्टेड भी क्या कहेंगे, आई हैव नेवर यूज्ड माई टैलेंट टू राइट ग्रेट पोएट्री। दिस इज ए ग्रेट क्राइम, दिस इज लाइक डेथ फॉर हिम, ही सडनली फील्स। Though my soul went to serve the with my Maker, वैसे तो मेरा दिल तो ये चाहता है कि मेरे मेकर की, मेरे क्रिएटर की, आई शुड सर्व माई मेकर by writing poems in praise of him, by justifying his ways. मेरा दिल तो चाहता है, लेकिन दिल के चाहने से कुछ नहीं होता। एक तो what has been the output, अब तक क्या आउटपुट, या अब तक मैंने क्या किया, ये पूछा जाएगा आफ्टर माई डेथ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गॉड कहेगा कि तो डेथ की तरह है, तुम तो जिस काम के लिए तुम जिंदा थे वो काम तुमने किया ही नहीं, मतलब तुम मरे हुए हो। ऐसे हमारे अंदर हजारों तरह के टैलेंट्स होंगे विच वी मे बी अनअवेयर ऑफ, हमको भी पता नहीं है। But at the time of our departure from this earth, we will feel that, oh yes, there was a talent in me which I have never used. So this is, you will feel repentant, कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कम वक्त मिला, वक्त तो मुझे बहुत मिला, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में करेंगे। बचपन में सोचा कि जवानी में करेंगे, जवानी में सोचा कि अभी तो दिस इज द स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ, वाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ इन सर्विंग अदर्स। मान लो कुछ आपको कुछ टैलेंट दिया होगा, आप क्यों वो करोगे जवानी में, आप सोचोगे बाद में कर लेंगे। भगवान की सेवा करनी, सेवा किस तरह करोगे? इंसानों की सेवा करके ही गॉड की सेवा। या मान लो आपको कुछ टैलेंट दिया है, कोई प्लांटेशन का, कोई बागवानी का, पर आप वो कुछ भी नहीं करोगे अभी, आप तब सोचोगे जब आपके डिपार्चर का टाइम आएगा। तो या आप कैपेबल नहीं रहोगे, कुछ आपके हादसे में हाथ पैर चले गए, तब सोचोगे मुझे कुछ करना चाहिए था, कुछ वर्थवाइल, जिस चीज़ के लिए गॉड ने मुझे भेजा है। अब मैं क्या जवाब दूंगा? आफ्टर द डूम्सडे my soul will be invoked by God, and He will ask me what I have done in this life of mine to serve Him, and then I will have no reply. So this is felt by Milton also. He feels that it was like death to hide that talent which God had bestowed upon me, and present my true account. मेरी सॉल
तो ये चाहती थी और चाहती है कि मैं गॉड को सर्व करूं, ताकि मेरा जो सही अकाउंट है, जो मेरा हिसाब है, मैं गॉड को दूं, देता, सही ढंग से देता। नहीं तो जब मैं लौटूंगा क़यामत के बाद, तो ही विल आस्क मी, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अदरवाइज रिटर्निंग पे मुझे चाइल्ड यानी वो फटकारेगा, डांटेगा कि बताओ बताओ तुमने क्या किया, इतना बड़ा जीवन लिया, व्हाट हैव यू डन विद योर टैलेंट्स। टैलेंट कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी चीज़, एक स्किल दिया, एक कलाकारी, एक कुशलता दी, तुमने उसका क्या किया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तब ये खुद से ही मिल्टन आस्क्स दिस क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, क्या गॉड ऐसा कर सकता है कि लाइट तो छीन ले और हमसे कहे कि दिन के काम करो, रात भी कर दे और दिन के काम भी कराए? ये तो संभव नहीं है। तो गॉड ने मुझे ब्लाइंड बना दिया अचानक, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे ब्लाइंड भी कर दे और मुझसे चाहे कि मैं कोई काम करूं। हो सकता है देयर मे बी सम मिस्टीरियस प्लान बिहाइंड दिस मिसफॉर्चून विच हैज बिफॉलन ऑन माई हेड। हो सकता है कोई गॉड का प्लान हो मुझे ब्लाइंड करने का। हो सकता है मेरी कविताओं में ज़्यादा दर्द आ जाए मेरे अंधे होने से, है ना। तो हर चीज़ का कोई प्लान होता है। हमारी लाइफ में कोई मिसफॉर्चून्स आ जाते हैं इन ए चेन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वी शुड नेवर क्वेश्चन गॉड। वाई? बिकॉज देयर मे बी सम हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड दीज मिसफॉर्चून्स। हो सकता है गॉड का कोई प्लान हो सकता है गॉड हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हो, कुछ भी प्लान हो सकता है। हम तो क्या देख पाते हैं? हम तो कुछ भी नहीं देख पाते, हमारी लिमिटेड हैं, लेदर की आइज़ हैं। तो हम गॉड की सीक्रेट्स को, गॉड के प्लान्स को हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते, और हम क्वेश्चन करने लगते हैं गॉड के प्लान्स के बारे में। तो ये मिल्टन आस्क्स कि ऐसा हो सकता है क्या कि गॉड मुझे ब्लाइंड भी कर दे, रात भी कर दे मेरे आँखों के सामने, और दिन की चीज़ें मांगने लगे कि दिन वाले काम करो? तो ये पॉसिबल नहीं है। आई फॉन्डली आस्क, मैं कभी कभी मूर्खतापूर्वक ये पूछ लेता हूँ खुद से। मिल्टन सेज क्रिश्चियनिटी में डेस्पेयर एक बहुत बड़ा 7 डेडली सिंस में से एक सिन है, निराश। कभी भी निराश होना बहुत बड़ा सिन माना जाता है, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए मिल्टन कह रहा है कि कई बार मेरे दिल में मूर्खतापूर्वक ये विचार आता है कि ऐसा क्यों। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। लेकिन पेशेंस, धैर्य, वो हल्की सी जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, उसको मेरा धैर्य, मेरा डिवोशन, माई लव फॉर गॉड, वो रोकता है। नहीं 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 नहीं, डोंट आस्क दिस फुलिश क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, गॉड के कुछ मिस्टीरियस प्लान्स हैं। God doth need either man's work or his own gifts. Who bear his mild yoke, they serve him best. God doth not need either man's work or his own gifts. God इतना बड़ा क्रिएटर है जिसने यूनिवर्स बनाया। The God has created the whole universe, which we humans cannot measure the mystery of the universe. We cannot know the universe. जिस गॉड ने यूनिवर्स बनाया है, जिस गॉड ने सारी दुनिया बनाई, रहस्य बनाया, धरती, आकाश, सूर्य, तारे, चांद, प्लैनेट्स, स्टार्स, उसको एक मिल्टन के
काम की क्या जरूरत है? अरबों खरबों मिल्टन उसके काम में लगे हुए हैं। एक इंसान को कुछ टैलेंट दिया गॉड ने, किसी को म्यूजिक का दिया, किसी को कविता लिखने का दिया, कुछ टैलेंट्स गॉड ने हमें दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉड मोहताज है हमारे टैलेंट्स के थ्रू अपनी सेवा करवाने का। ही डज नॉट नीड आवर सर्विस। बस हमें फेथ होना चाहिए गॉड में। अगर हम हाथ बांध कर भी गॉड को बिना क्वेश्चन किए खड़े हैं तो भी हम सेवा कर रहे हैं। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए गॉड ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान्स हैं गॉड के। दुनिया को गॉड किधर ले जाना चाहता है ये गॉड ही जानता है। वी कैनॉट नो दीज थिंग्स। Who best bear his mild yoke, they serve him best। जो उसके माइल्ड योक, योक होता है बैल के ऊपर हल्का वो रखते हैं ना कंधे पर, वो योक होता है। हमारे ऊपर भी गॉड ने बहुत हल्का फुल्का योक रखा है जिसका एहसास हमको नहीं होता। गॉड हमसे काम करवा रहा है, हम अननोइंगली दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, रोजाना बना रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो दुनिया को बेहतर नहीं बना रहे या जो बिगाड़ रहे हैं। अदरवाइज तो ये पोइट सेज कि जो लोग दोज हु डोंट क्वेश्चन गॉड ऑल्सो सर्व हिम बेस्ट, बल्कि वही सबसे अच्छा सेवा कर रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आपके साथ कोई मिसफॉर्चून हो गया एंड यू सडनली स्टार्ट क्वेश्चनिंग गॉड्स एग्जिस्टेंस, दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू मिल्टन। वो अच्छे ह्यूमन बींग्स नहीं हैं मिल्टन के अनुसार, क्योंकि वो एक तो उनमें डिस्पेयर आ रहा है, निराशा आ रही है, हताशा आ रही है, और दूसरी बात यह है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जरा से मिसफॉर्चून पर वो गॉड को क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर। कौन जाने क्या प्लान गॉड का रहा होगा। तो अब सेस्टेट शुरू हो गया है। ऊपर ऑक्टेव था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, गॉड ने अंधेरा दे दिया और दिन के काम मुझसे करवाना चाहता है। यहाँ तक तो ऑक्टेव था। फिर इसकी कॉन्शियंस, इसका पेशेंस जो है रिप्लाई देता है। वो ये कहता है कि अभी आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, खड़े रहो, गॉड की आज्ञा के पालन करते रहो। ब्लाइंड हो गए, एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट कर लो। एंड मिल्टन एक्सेप्टेड दिस थिंग लेटर ऑन। लेकिन ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, इतने महान महाकाव्य मिल्टन ने लिखे ब्लाइंड होने के बाद। तो आप पूछोगे कि मिल्टन ने कैसे लिखे? तो मिल्टन डिक्टेटेड इट अपॉन समवन। उसने बोलता गया, कोई और लिखता गया। दो वो खुद लिखता तो बहुत शानदार लिखता, बोलने में क्वालिटी का थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी मिल्टन अगर निराश हो जाता कि ये क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन करता, तो वो नहीं कर पाता। he could never create, write great poetry, but he had faith in God कि गॉड के ने मेरे अंदर ये डिज़ायर डाली है कि मैं कुछ ग्रेट लिखूं, तो फिर मुझे लिखना ही है, चाहे वो मुझे ब्लाइंड कर दे, चाहे वो मुझे मेरे दोनों हाथ छीन ले, पैर छीन ले, कुछ भी कर ले। जो प्लान है गॉड का वो तो वो करके मानेगा। His state is kingly, thousands at his bidding speed। उसकी स्टेट, गॉड की पोजीशन, his state is kingly। वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड पर राज करता है, और जो कुछ वो चाहता है उसको आदेश देना नहीं पड़ता। As soon as the idea comes to his mind, 1,000 angels speed। Yes। हाँ।
एडमिशन किया था, इसकी मार्क्सिट निकाल, उसमें 2000 किसी का फॉर्म देखे नहीं, परेशान हो गए प्रिंसिपल साहब पास पहुंच गए। फारूकी तो मैंने कह दिया, कह दिया मैंने, तो अब ये फिर हो रहा है। His state is kingly, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. उसके आदेश पे हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों फरिश्ते वो पोस्टेड है सब जगह, पूरे यूनिवर्स में, समुद्र में, चांद तारों पर, सब जगह। और वो विदाउट रेस्ट है, वो आराम करने नहीं जाते, वो छुट्टी नहीं लेते। They also serve who only stand and wait. ये बहुत फेमस लाइन है, द लास्ट लाइन ऑफ दिस सोनेट, कि जो खड़े हैं और जो इंतजार कर रहे हैं वो भी गॉड की सेवा कर रहे हैं। क्वेश्चन मत करो, अपने भाग्य को स्वीकारो, पर ये मानो कि गॉड ने अगर ये चाहता है तो आपके साथ कुछ भी हादसा हो गया होगा, आपको वो करना ही है, क्योंकि वो गॉड आपके थ्रू ही करवाना चाह रहा है कोई काम। जैसे मिल्टन वाज नेवर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, ही एक्सेप्टेड हिज फेथ। तो उसने कर दिखाया, ग्रेट पोइट्री लिखकर बताई। तो ये आपको समझ में आया पूरा आइडिया, द होल आइडिया बिहाइंड दिस पोइम। ये मिल्टोनिक सोनेट्स विच आर डिवोशनल सोनेट्स, एंड मिल्टोनिक सोनेट्स हैव ऑटोबायोग्राफिकल नोट। ऑटोबायोग्राफिकल नोट मीन्स जिसमें खुद की लाइफ के बारे में, किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी फूल, किसी पहाड़, किसी नदी, किसी झरने के बारे में नहीं कह रहा, वो कह रहा है खुद के एस्पिरेशंस के बारे में, होप्स के बारे में, डिसअपॉइंटमेंट्स अगर कोई है उसके बारे में, अपनी लाइफ और अपने प्लान्स के बारे में। तो दिस पोएम हैज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट। So there may be question, there may be a question. वो मान लो 4 पोएम्स के टाइटल्स उस क्वेश्चन में हों कि इनमें से कौन सी पोएम में ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, और एक टाइटल ये दे रखा है, तो ये आपको बताना है कि दिस पोएम हैज़ ऑटोबायोग्राफिकल अंडरटोन्स, ऑटोबायोग्राफिकल नोट। क्वेश्चन आ सकता है 4 टाइटल्स कि विच इज़ ए सोनेट, इनमें से सोनेट कौन सी है। कोई पोएम 10 लाइन की हो सकती है, कोई पोएम 20 लाइन की हो सकती है, कोई सोनेट भी हो सकती है, इनमें से एक हो सकता है यही हो, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये सोनेट है। जैसे आपके शेक्सपियर की 3 सोनेट्स हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कि दिस इज़ अ सोनेट। आपको मिल्टन की 2 पोइम्स हैं, ये सोनेट है। लेकिन डन की जो पोएम है वो सोनेट नहीं है इस तुम्हारे सिलेबस में। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि सोनेट कौन सी है, ऑटोबायोग्राफिकल नोट किस सोनेट में है, किस में नहीं है। दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। तो ये मैं पढ़ाऊँ तब आपको ये हमेशा